हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये हिंदी का पेपर है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम में पेपर आएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं साथ ही साथ आपको समझाते भी जाऊंगा कि क्वेश्चन आपको कैसे हल करने हैं। तो सबसे पहले इसमें आप जो समय आपके पास वो 2 घंटे का रहेगा और आपके पास नंबर 40 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप सामान्य निर्देश पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा कि पेपर का स्वरूप क्या है। तो सामान्य निर्देश देखिए, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों को सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। यानी कि सभी प्रश्नों को आपको सावधानी से पढ़ना है, एक एक प्रश्न आपको समझना है। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है तथा यह 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें खंड तो 2 है और 9 प्रश्न है, लेकिन आपको अतिरिक्त विकल्प यानी कि अथवा में भी आपको मिल जाएगा कि चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, 2 ऑप्शन होंगे आपके पास। तो इसमें खंड क देखिए, उसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित दिए गए 2 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर 150 शब्दों में दृश्य लिखना है। 2 हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, एक तो साप्ताहिक बाजार का दृश्य और एक वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य। तो दोनों को ही आप जानते हैं कि आपने दोनों ही दृश्य देखे हुए हैं। आप किसी बाजार में जाते हैं तो वहाँ का दृश्य भी देखते हैं, वैवाहिक समारोह में जाते हैं उसके बाद जो विदाई होती है सुबह, वो भी आप देखते हैं। तो उनको आपको बस लिखना है, इस पैटर्न से लिखना है आपको। उसमें आपको पूरे मार्क्स मिले, 4 है तो 4 के मार्क्स आपको मिल जाए। जो शब्द सीमा है वो 150 की है। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको लिखना कैसे है। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठे हैं, वहाँ पर आपके सभी क्लासमेट बैठे हैं, सभी बच्चे वहाँ पर बैठे हैं पढ़ने के लिए, और जो आपको शिक्षक पढ़ा रहा है वो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है। तो इसमें प्रतिवेदन में अगर क्लास का प्रतिवेदन लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, यानी दृश्य लिखेंगे तो दृश्य लिखेंगे तो क्लास का दृश्य कैसे लिखेंगे कि एक टीचर है, उनका नाम XYZ कुछ भी है, इतने बच्चे हैं, मतलब जो शिक्षक है उन्हें ये पढ़ा रहा है, इस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। ऊपर सबसे पहले उनका मतलब एक तरीके से ऊपर उनका सबसे पहले नाम लिखिए कि शिक्षक का नाम ये है और इतने बच्चे हैं और सब्जेक्ट ये पढ़ा रहे हैं। फिर आप जो जो वो पढ़ाते हैं वो आप लिख दीजिए। ऐसे आपको दृश्य लिखना है। ऐसे इसमें लिखना है, साप्ताहिक बाज़ार में आप जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं तो लिख सकते हैं कि ये बाज़ार बहुत बड़ा है, यहाँ का ये प्रसिद्ध बाज़ार है, इसमें ये सब्जियाँ मिलती हैं, ये इसलिए क्यों प्रसिद्ध है ये इसका कारण लिख दीजिए। और यहाँ पे जो जो भी जितने लोग हैं उन सब का दृश्य मतलब एक साथ ऐसे अपने शब्दों में लिखना है। ऐसे ही वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य कि लड़की सुबह जब उसकी शादी हो जाती है, जब उसके फेर हो जाते हैं, उसके बाद उसकी सुबह जब विदाई होती है तो रोती है। जब घर जा मतलब ससुराल जाती है तब वो रोती है। तो ऐसे ऐसे आप दृश्य देखते हैं वो लिख सकते हैं आप इसमें। अब सेकंड प्रश्न देखिए, दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं, यानी कि कुछ खाली पद है, यानी कि उनको एक ऐसा इंजीनियर चाहिए कंप्यूटर का। इसके लिए वो अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अब आपको नियुक्ति हेतु आपको पत्र लिखना है। उन्होंने एक विज्ञापन दिया है कि हमें इस ऐसे एम्प्लॉय की आवश्यकता है। आपने वो विज्ञापन पढ़ा और आपको लगा कि हाँ मैं इसलिए इसके योग्य हूँ और मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तो आप पत्र के ज़रिए उन्हें बताएंगे कि हाँ मेरे पास ये योग्यता है, मैं इसमें आना चाहता हूँ, तभी आपको वो लेंगे। उसमें पत्र कैसे लिखना है, उससे पहले आप लिख दीजिए सेवा में, फिर लिख दीजिए महोदय। महोदय में यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नहीं महोदय नहीं, सबसे पहले सेवा में, फिर लिख दीजिए श्रीमान प्रबंधक जी, यानी कि मैनेजर को हिंदी में कहते हैं प्रबंधक।
आप लिख दीजिए प्रबंधक जी। फिर नीचे आप उसका एड्रेस लिख दीजिए, जो भी एड्रेस है 400 बटा करके कुछ गांधीनगर, या फिर कोई भी एड्रेस लिख दीजिए आप, जो भी उसका है लास्ट में। फिर उसके नीचे विषय लिखिए कि किस लिए आप ये पत्र लिख रहे हैं, फिर महोदय लिखिए। फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ये किया है, मैंने अगर आईटीआई किया है तो आईटीआई बता सकते हैं, मैंने और कुछ पद किया है तो और कुछ पद आप बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि मैंने आपका विज्ञापन देखा, आपकी कंपनी के बारे में सुना, इसलिए मैं इस कंपनी में आना चाहता हूँ, इसलिए आप अपनी अपनी योग्यता बता दीजिए कि जो आपने किया है वो सब बता के फिर नीचे अपना नाम और दिनांक लिख दीजिए। बस ये पत्र हो गया। ऐसा ही सेकंड पत्र देख लीजिए। ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखिए। इसमें आपकी योग्यताएं नहीं बतानी, बस आपको पत्र लिखना है। तो इसमें भी आप ऐसे ही पत्र लिख दीजिए। ये भी दोनों औपचारिक पत्र है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन लिखिए। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को देखकर आप अपने विचार प्रकट कीजिए। जैसे आपने किसी सड़क का दृश्य किया, वहाँ पर दुर्घटना हुई, कुछ भी दुर्घटना हुई, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए कि इस दुर्घटना क्यों हुई, क्या कारण था, मतलब कौन जिम्मेदार था। तो इस पे अपने खुद के विचार प्रकट करना ही प्रतिवेदन कहलाता है। अब इसमें किस चीज़ का प्रतिवेदन पूछा गया है? महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति, यानी कि एक जांच समिति बनाई जाती है जो कि महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न यानी उन पर भ्रष्टाचार होने से रोकती है उन्हें। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप नाम लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए जांच समिति का नाम, यानी कि XYZ कोई भी जांच समिति है उसका नाम लिख दीजिए। तो उसके ऐसे लिखिए कि अध्यक्ष, सबसे पहले लिखिए अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष है आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। फिर उपाध्यक्ष लिख सकते हैं। फिर आप अपनी लाइन चालू कर सकते हैं नीचे से, आपको जो भी लिखना है, लेकिन इसमें आप अपने विचार लिखिए, कहीं से आप रट्टा मार के नहीं लिख सकते आप। इसमें जो भी आपके विचार होंगे उसमें अगर अच्छे विचार आपने लिखे होंगे तो अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे, 3 मार्क्स को मिलेंगे इसमें पूरे। ऐसे आप 21 फरवरी 2022 को विद्यालय में मातृभाषा दिवस मनाने हेतु आयोजित बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई और निर्णय हुए उनको लिख सकते हैं। अब इसमें ख देखिए, ये प्रश्न 3 का ख भाग है। परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है? और एक अथवा में दे रखा है आनुषांगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? तो दोनों में से आप एक कर सकते हैं। देखिए परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है? परिपत्र या सर्कुलर, जो ये परिपत्र है इसी को इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं। तो आप अब ये इसलिए दे दिया गया कि आप परिपत्र हिंदी में नहीं समझ रहे तो आप सर्कुलर तो समझते हैं कि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी फर्म या कोई भी समिति अपने निर्णय को अपने मतलब जो कर्मचारी होते हैं उनको अपना निर्णय सुनाती है, वो परिपत्र कहलाता है। यानी कि निर्णय लेने के बाद जो अपना निर्णय बताती है वो, जैसे सरकार हमें निर्णय लेने के बाद फिर जनता को बताती है तो वो परिपत्र कहलाता है। और आनुवांशिक टिप्पणी यानी कि सरकार ने निर्णय ले लिया, उदाहरण के लिए सरकार ने कोई निर्णय ले लिया कि यहाँ पर बांध बनवाना है या फिर ये कानून लागू करना है, फिर उस पर उनके कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिक्रिया क्या होगी, यानी कि वो अपने फिर विचार प्रकट करेंगे इस पर कि हाँ ये सही है या नहीं है, कि वो आनुवांशिक टिप्पणी होती है। मैं इसकी आंसर शीट इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर देख लेना आप। उसमें आपको बताया गया है कि हाँ ये ऐसे ऐसे आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न है आपके पास, दोनों के उत्तर देने हैं, 4 अंक के दोनों हैं। एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 4 बातों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आप सबसे पहले आपसे ऊपर ये पूछा गया था प्रतिवेदन महिला पर उत्पीड़न के लिए,
तो उसमें आपको अगर वो लिखना है तो उसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो इसमें पूछा है। सबसे पहले आप बता सकते हैं कि पहले से रूपरेखा तैयार करना, यानी कि पहले से अपने मन में विचार सोच लेना कि हम मुझे ये तथ्य लिखने हैं। फिर तथ्यों का संकलन, तथ्यों को जोड़ना और विचारों की प्रामाणिकता, निष्पक्ष भाव, सही निर्णय लेना, सही विचार प्रकट करना और अनावश्यक विस्तार न लिखना। तो इन सब 4-5 पॉइंट में से आप लिख सकते हैं। अब देखिए पटकथा। पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। देखिए आप जानते हैं पटकथा क्या होती है। ऐसी कहानी होती है जो पर्दे पर दिखाई जाती है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कंप्यूटर की क्या भूमिका है। देखिए आजकल जो सारे काम होते हैं वो कंप्यूटर से ही होते हैं। जैसे मनुष्य तो बहुत कम काम करता है। जो भी मूवी बनती है उसमें सारा रोल कंप्यूटर का है। सारी पटकथा कंप्यूटर ही तैयार करता है, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे पूरी कहानी बनाई जा सकते हैं। तो आपको सबको पता है कंप्यूटर की क्या भूमिका है, तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। अब हमारा खंड क समाप्त हो गया, खंड ख आ गया। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछे गए हैं, अंतरा और अंतराल से। तो इसलिए आप आसानी से दे देंगे, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़े होंगे, उनकी कहानी समझी होगी, तो आप इनके आंसर आराम से दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते। देखिए ये घर में वापसी वाली पोएम है, यानी वो कविता है जो घर में वापसी जो सुमिल ने लिखा है। तो इसमें आप जानते हैं कि उन्होंने गरीबी पर टिप्पणी की है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, यानी कि उनका परिवार तो है लेकिन एक दूसरे से वो बातें नहीं कर पाते। तो उस पे आपको इसमें अपने विचार लिखने हैं। सेकंड ख देखिए, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इस पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट कीजिए। आपको पता है नागार्जुन ने लिखी है कविता बादल को गिरते देखा है, उसी में से ही लिया गया है। तो इसमें आपको ये बताना है कि मृग का अपने पर चिढ़ने का क्या कारण। देखिए उसके जो नाभि में कस्तूरी मृग होती है, जो कस्तूरी होती है वो उसको मिल नहीं पाती, इसलिए वो चिढ़ती है। वो इस सत्य से अनभिज्ञ होती है कि जो कस्तूरी है वो उसी की नाभि में है और उसे पाने के लिए वो उसके पीछे पीछे दौड़ती है। तो इसमें आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, जाग तुझको दूर जाना में कमी में अमरता शुद्ध संबोधन किसके लिए और क्यों आया है। यानी कि इसमें अमरता शुद्ध संबोधन किसके लिए आया है। ये जो महादेवी ने जो कविता लिखी है जाग तुझको दूर जाना, उसमें अमरता शुद्ध जो शब्द आया है वो वीरों के लिए आया है। यानी कि वीरों पर अपने लक्ष्य से जाने के लिए कोई परिस्थिति नहीं रोकनी चाहिए। जैसे आप हैं, आप इस उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं, आगे वाली पढ़ाई आगे उम्र में फिर आप कॉलेज करेंगे, फिर आप कोई जॉब करेंगे। तो इसमें जो भी इसके बीच जो भी परिस्थिति आएंगी उनसे आपको नहीं रुकना है। बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, पढ़ने के बीच भी आपके पास कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत से जो भी विपरीत बंधन है वो भी आपके आएंगे, लेकिन आपको अपने मार्ग पर जाने से नहीं रुकना है। तो इसमें वही बताना है कि किसके लिए आया है, ये वीरों के लिए आया है। अब प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में, इन दोनों में से आपको एक का देना है। सब आंखों के आंसू उजले विशेषण का प्रयोग महादेवी वर्मा ने किस संदर्भ में किया है। देखिए जो महादेवी वर्मा है उन्होंने जो इसका प्रयोग किया है वो उनकी पवित्रता की भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया है। यानी कि जो आपने अगर इनकी पोइम पढ़ी है सब आंखों के उछले, तो उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि विशेषण का प्रयोग क्यों है। ये पवित्रता की भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया गया है, क्योंकि कल्पनाओं से सत्य पलता है और वे आधारहीन नहीं होते। हम जो कल्पनाएं करते हैं वही हमारा सत्य होता है। अब खैर देखिए, इसमें से दोनों से आप एक करना है आपको, मैं दोनों करवा देता हूँ। कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है। बादल को गिरते देखा है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए कालिदास जो एक महान कवि थे, उन्होंने भी मेघदूत लिखा था, यानी कि
मेघ के द्वारा संदेश भेजना। तो इसी पर आपको बताना है कि इन दोनों में संबंध क्या था, जो कालिदास ने लिखा और जो कुबेर और कालिदास के मेघदूत में आपस में संबंध क्या था। देखिए, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में धनपति कुबेर ने एक वर्ष का जो निर्वासन दंड दिया था, उस अवधि में बादल को दूत बनाकर उन्होंने भेजा था। जो कुबेर थे, उन्होंने जो अपनी प्रिया के पास बादलों को दूत बनाकर भेजा था, यानी कि उनके द्वारा संदेश भेजा था। तो उसी में कालिदास ने भी उनका वर्णन किया था। तो इन दोनों में ये संबंध था। अब प्रश्न 7 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में समार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसमें आपको विचार लिखने हैं कि जो ज्योतिबा फुले थी, वो उन्होंने इतना महान काम किया, लेकिन फिर भी उनकी आज तक उनको कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो एक बिल्कुल ही पिछड़े परिवार से थी, बिल्कुल गरीब परिवार से थी, और जो उन्होंने जो कार्य किए वो उन लोगों को पसंद नहीं थे जो उच्च जाति के थे, यानी कि जिनको इन कार्य में रुचि नहीं थी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दिलाने की उपलब्धि हासिल की, यानी कि महिलाओं को उन्होंने शिक्षा दिलाई, लेकिन उनका नाम फिर भी इस सूची में नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। इसलिए आप उसमें लिख सकते हैं, चल ये लोग मारा घर ना बढ़ने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी की पूरी संवेदना स्पष्ट कीजिए। देखिए, खाना बदोश कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आपने पढ़ी है उसमें, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये इसने मानो ने कहा था कि अब यहाँ से चलो, ये हमारा घर नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, उनकी ईंटें टूट चुकी थी। इसलिए वो सोच रहे थे कि अब यहाँ पर हमारी पार नहीं पड़ेगी, हमें और कहीं चलना है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कवि कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। मनुष्य की करुणा और भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया। अगर आपने गूंगी कहानी पढ़ी है तो उसमें आपको पता चल गया है कि जो कवि है वो क्या बताना चाहता है। क्योंकि हमारे देश में जो दिव्यांगजन हैं, जितने भी लोग हैं जो दिव्यांग हैं, यानी कि कोई गूंगा है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, तो उनको भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक आम इंसान को मिलते हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि जो मनुष्य की करुणा की भावना है वो गूंगेपन के लिए भी वही होनी चाहिए जो दूसरे व्यक्ति के लिए है। प्रश्न 8 देखिए। इसमें 2 दे रखे हैं, इसमें से आपको एक करना है, यानी कि आपको सब प्रश्नों में आपको ऑप्शन है, एक नहीं आता तो आपको एक तो आता होगा। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सुबेर सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण है? आपको सबको पता है कि सुबेर सिंह ने सब पहले मानो को बुलाया था, लेकिन मानो की जगह जो जसदेव है वो चला गया था, इसलिए वो देखकर गुस्सा हो गया और उससे मारपीट करने लगा। अब देखिए, कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? इसमें है तो एक गूंगा, लेकिन उन्होंने कहानी का जो शीर्षक है वो गूंगे रखा है, यानी कि बहुत सारे गूंगे। यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो गूंगा है वो तो फिर भी आत्मस्वाभिमानी है, यानी कि वो तो फिर भी समय रहते, यानी कि वो बोल नहीं पाता, लेकिन जो वो बोल नहीं पाता इसलिए नहीं बोलता गूंगा। लेकिन जो आम मनुष्य होते हैं वो बोलते हुए भी मतलब बुराई को देखकर चुप रहते हैं, यानी कि किसी बुरे काम में नहीं पड़ना चाहते, यानी कि वो अत्याचार को देखकर चुप रहते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो आम मनुष्य है वो बोलकर भी गूंगे हैं, तो इसलिए कहानी का शीर्षक गूंगे है। तो ये पेपर अभी इसमें प्रश्न 9 और है। प्रश्न 9 देखिए, मकबूल का अपने परिवार में किससे ज़्यादा लगाव था? तो आप जानते हैं कि जो मकबूल में परिवार में किससे ज़्यादा लगाव था, वो शरद से ज़्यादा लगाव था, क्योंकि वो बहुत ही शरारती बच्चा है और बहुत ही अच्छा बच्चा था, इसलिए उससे ज़्यादा लगाव था उन्हें। उनके दादाजी को तो खासकर ज़्यादा लगाव था। और आप शरद और उसके मोतीलाल की स्वभाव की एक कोई समानता लिखिए।
यानी कि सरल और उसके पिता मोतीलाल में क्या समानता थी। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि दोनों के स्वभाव में एक समानता थी कि वो दोनों दूसरों की मदद करना चाहते थे। तो आप इसमें लिख सकते हैं 15 से 20 शब्दों में। और अब देखिए ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, अब टाइम भी ज़्यादा हो रहा है इसलिए। मकबूल के बचपन की किसी एक शरारतपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। मकबूल के बचपन की यानी कि क्या घटना थी, तो उसमें आपको ये लिखना है कि वो बहुत ही शरारती था, क्लासों में भी क्लास छोड़कर भाग जाता था। ऐसे ऐसे आपको उसकी घटना का स्थल लिखना है। आवारा मसीहा पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय और वर्तमान समय के लिखने और तौर तरीकों में क्या अंतर है। आप पढ़ने लिखने के कौन से तौर तरीकों के पक्ष में और क्यों। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे लिखने के तौर तरीकों में भी अंतर आया है। तो आप लिख सकते हैं कि पहले क्या लिखा जाता, मतलब लिखने की जो विचार होते थे वो क्या थे और आज के क्या हैं। और आप इसमें अपने विचार लिख सकते हैं कि कौन से आपको अच्छे लगते हैं। थर्ड देखिए, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसे था और अब क्या बदलाव आया है। यानी कि पहले बहुत ही ज़्यादा कला में बहुत ज़्यादा कला का बहुत ज़्यादा पक्ष था, यानी कि बहुत ज़्यादा कला की जाती थी, बहुत ज़्यादा चित्र बनाए जाते थे। लेकिन अब बहुत ही कम कलाकार रह गए, वैसे कलाकार नहीं है जैसे पहले थे। इसमें आप लिख सकते हैं। तो ये आपका पेपर पूरा होता है। इसकी आंसर शीट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको देख लेना उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।